नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जो हुआ तो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आम तौर पर हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, वादियों में छुट्टी मनाने जाते हैं, यानी कि उत्तराखंड की बात मैं कर रहा हूँ। हम लोग जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी जगह पर घूमने जाया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन पहाड़ी जगहों को हत्या का ऐसा अड्डा बना देते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी। वो इतना स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि वहां पर इस वारदात को अंजाम देंगे, ना पुलिस को पता चलेगा ना कोई हमें देखेगा और पूरा काम हो जाएगा। लेकिन जिस केस की मैं आज बात करने वाला हूँ उसमें 3 लोग शामिल थे, पति, पत्नी और प्रेमी। ज़ाहिर-सी बात है तमाम ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पर एक पत्नी अपने पति का कत्ल करती है, प्रेमी उसका साथ देता है, या एक बड़ा ही यूँ कहें कि एक आम बात अब होने लगी है, क्योंकि इतने केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं, चाहे वो सोनम का केस हो, चाहे मुस्कान का केस हो। वहाँ पर उन लोगों ने अपने प्रेमी की मदद लेकर अपने पति को जान से मारने की कोशिश की। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन कहानी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट था। दरअसल उत्तराखंड के कोट द्वार में 5 जून को सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिलता है जिसकी पहचान दिल्ली के बसंत कुंज निवासी रविंद्र कुमार के रूप में की जाती है। अब एक बसंत कुंज का दिल्ली का रहने वाला शख्स उत्तराखंड के पहाड़ों में उसका शव मिलता है। कैसे हुआ, कौन लेकर गया, क्या कुछ इसके पीछे चीजें थी, वो आपको बताते हैं। पुलिस ने इस पूरे केस को 15 दिन के अंदर सुलझा लिया था, लेकिन पुलिस को पता चल गया था कि मास्टरमाइंड कौन है कौन है। पुलिस को यह पता चल गया था कि किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था और इसमें मास्टरमाइंड के अलावा कौन कौन शामिल था। अब मुरादाबाद में कहानी की शुरुआत असल में यहाँ से होती। मुरादाबाद में रविंद्र का एक बड़ा सा मकान था जिसे वो बेचना चाह रहा था। इसकी भी कुछ वजह थी, वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो उसकी पत्नी है रीना, वो इसके खिलाफ थी। तो क्या एक मकान बेचना ही इस कत्ल की वजह होता है, या तो आपको आगे पता चलेगा। इसी दौरान रीना की मुलाकात यानी कि पत्नी की मुलाकात फिजियोथेरेपी के बहाने एक पेशेंट आता है और उसका नाम होता है प्रत्योष कुमार। दरअसल यह जो महिला है एक फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती है जहां पर प्रत्योष कुमार नाम का एक शख्स आता है। तो वो काफी ज्यादा वहां पर आने लगा और दोनों के बीच में बातचीत होने लगी और वहीं पर असली जड़ जमती है। दोनों के बीच में प्रेम संबंध शुरू हो जाते हैं। 31 मई को रीना ने रविंद्र को बिजनौर के नगीना स्थित प्रेमी प्रतोष के घर बुलाया। यहाँ पे पूरी प्राली प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। वहाँ शराब पिलाने के बाद प्रतोष ने फावड़े का इस्तेमाल किया और रविंद्र के ऊपर हमला किया, जिससे उसकी हत्या कर दी गई। फिर शव को एसयूवी गाड़ी में रखा गया और उस गाड़ी में डालकर कोर्ट द्वारा ले जाकर यानी कि उत्तराखंड ले जाकर दुगड्डा के जंगल में सड़क के नीचे फेंक दिया था। इनको लगा था कि ये जंगल में फेंक देंगे, ना किसी को पता चलेगा, ना किसी को फेंका और प्रिंटेड करेंगे कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद वो नोएडा पहुंच जाते हैं। ये दोनों प्रेमी और या पत्नी नोएडा भी पहुंच जाते और हत्या में इस्तेमाल गाड़ी को छोड़कर फरार हो जाते। रविंद्र की उम्र जो थी वो 56 साल की थी, यानी कि जिसको मारा गया, और रीना सिंह की उम्र 36 के करीब थी। रविंद्र पहले उत्तराखंड के डोईवाला में किराए पर रहता था। उसके बाद रविंद्र की मुलाकात रीना से होती है। 2011 में दोनों ने शादी कर ली। रीना और रविंद्र के बच्चे भी हुए। परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इसी बीच में रविंद्र ने दिल्ली के राजौरी में पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद में एक 3 मंजिला मकान खरीद लिया था जिसकी कीमत 3 करोड़ के आसपास थी। यानी कि उसने पहले घर बेचा, फिर जमीन बेची, फिर घर लिया जिसकी कीमत 3 करोड़ थी। इसी घर में रीना ने एक फिजियोथेरेपी सेंटर चलाना उसने शुरू कर दिया था। पहली बार सेंटर पे परतोष आया और वहां पर मुलाकात हुई, जिस दौरान उनका संबंध शुरू होता है और प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। अब रविंद्र का जो भाई है राजेश कुमार, उसने 17 जून को शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने बताया कि रविंद्र 2007 में अपनी पहली पत्नी से अनबन के बाद हरिद्वार आकर रहने लगा था, यानी कि दूसरी शादी उसने रीना से की थी। वहां उसकी मुलाकात रीना से हुई, तब दोनों ने शादी करने के लिए तय किया। इसके बाद रविंद्र ने दिल्ली की पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद में मकान लिया और वहीं पर वो राज बस गया। राजेश ने बताया कि रविंद्र कभी कभी दिल्ली या हरियाणा भी आया करता था और परिवार से संपर्क करता था। मुरादाबाद वाले मकान से रविंद्र को 1 लाख महीने का किराया भी आता था और वह आमतौर पर अपने बिजनेस में इन सब में बिजी रहता था। परिवार को लगा कि वो खुद से बिजी है,
अपने तमाम चीज़ों में। लेकिन 5 जून को कोडर से पुलिस का फ़ोन आया कि रविंद्र का शव जंगल से मिला। और आगे बात करें तो राजेश पुलिस को और भी चौंकाने वाले खुलासे दिए गए और शिकायत में काफ़ी कुछ दर्ज करा। शिकायत उसमें बताया कि रीना ने एक बार राजेश को बताया था कि 9 मई से रविंद्र 18 लाख के चेक बाउंस केस में गिरफ्तार हो सकता है, जिसके डर से वो बचने की कोशिश कर रहा है और जगह-जगह पर घूम रहा है। उसका फ़ोन भी बंद रहता है। रास्ते में सफ़र करते-करते किसी का फ़ोन लेकर वो बातचीत करता है अपने परिवार से, मगर जब पता किया तो पता चला कि भाई मकान बेचकर कर्ज चुकाना चाहता था, लेकिन रीना इसके खिलाफ थी और इसी वजह से दोनों में विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब इसी के चलते दोनों के बीच में विवाद भी बढ़ रहा था। तो आगे क्या होता है वह आपको बताते हैं। यह भी पता चला कि रीना रविंद्र की एसयूवी से 1 और 2 जून को कोटद्वार आई हुई थी। रविंद्र के साथ ही उसकी एसयूवी भी गायब थी। बाद में पता चला कि रीना ने रविंद्र को बुलाकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कराई। जब पुलिस ने पूरा केस सुलझा लिया, इसीलिए वो इतनी सारी कहानियां बना रही थी कि उसका चेक बाउंस हुआ है, वो कर्जा चुकाने के लिए कोशिश कर रहा था। तमाम चीजें सामने आई। पोस्टमार्टम में सामने आया कि रविंद्र की 2 पसलियां टूटी हुई थी, यानी कि उस पर काफी ज्यादा अटैक किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक जांच के बाद पुलिस ने जब नोएडा में छोड़ी गई एसयूवी की जांच की लोकेशन निकाली, मोबाइल डाटा निकाला, इन सब चीजों से अहम सबूत मिले। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड मृतक रविंद्र की पत्नी और उसका प्रेमी है। दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, यानी कि पत्नी ने प्रेमी ने मिलकर फिर से एक और प्लान बनाया, फिर से पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी का सहारा लिया। लेकिन इन जैसे लोगों को ये नहीं पता होता है जिस तरीके के कदम उठाने जा रहे हैं कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। हर केस में लोगों को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं और बच जाएंगे, लेकिन हाल में जो सच्चाई होती है पुलिस सामने लाकर ही रख ही देती है किसी न किसी तरीके से। इन दोनों को गिरफ्तार कर लेकर पूछताछ भी की गई है। तमाम खुलासे हो गए, जमीन को लेकर, पैसों को लेकर, आपसी रिश्तों को लेकर ये पूरे कत्ले आम को अंजाम दिया गया। तो माफिया क्यून के इस एपिसोड में रीना की हमने पूरी कहानी बताई है। अगर आप कोई ऐसा नाम जानते तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।